हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोग समझे थे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन के अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल था किसी भी मैटर का। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ अगर बना हुआ है तो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसका मतलब एटम को हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हो गया, आविष्कार हो गया, तो जॉन डाल्टन के कहने में, मतलब उनके बात में कुछ कमियां नजर आई साइंटिस्ट लोगों को। क्यों? कि जॉन डाल्टन कहते कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आविष्कार हुआ तो पता चला इलेक्ट्रॉन भी एटम से निकल रहा है और प्रोटॉन भी एटम से निकल रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर और कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसका मतलब जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल जो था उसमें कुछ कमियां थी। उसी बात को आज हम लोग समझेंगे, जिसके हम लोग जे थॉमसन के फर्स्ट एटॉमिक मॉडल को समझने जा रहे हैं। ठीक है, जे थॉमसन के मॉडल को समझेंगे, फिर जे थॉमसन के मॉडल में क्या कमियां हैं उसको हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से दूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को समझेंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हो गया तो साइंटिस्ट के दिमाग में यह बात आई कि अब आखिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज कैसे है, क्योंकि अब हमको यह पता चल चुका है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो आखिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर कैसे प्रेजेंट होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इसी बात को आज हम लोग समझते हैं। तो सर जे थॉमसन के हिसाब से एटम स्फीयर है, जो कि डाल्टन भी कहे थे, एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से ही बना हुआ है। ये जे थॉमसन के हिसाब से था बात कहना। ठीक है, मतलब ये एटम पूरा किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन कैसे है? जस्ट लाइक वाटरमेलन हम लोग खाते हैं, तरबूज। वाटरमेलन में जो लाल वाला हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो वाटरमेलन में जो सीड्स होता है, बीज होता है, उस प्रकार से है। वो इस प्रकार से अरेंज है अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ताकि एज अ होल एटम क्या बन जाए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाए। ये जे थॉमसन का कहना था। यानी कि जे थॉमसन के हिसाब से ये जो एटम है, स्फेरिकल एटम, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव चार्ज यहां है या यहां है। कहानी समझ में आ रही है? पॉजिटिव चार्ज कहां है ये बात हम नहीं कर सकते बच्चों। बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से ही बना हुआ है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कहां पॉजिटिव चार्ज है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और निगेटिव चार्ज किस प्रकार से अरेंज है, ताकि हम लोग इस मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन खाते हैं तो वाटरमेलन में जो लाल वाला हिस्सा हो गया तरबूज का, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसमें जो सीड्स होता है वो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह है। कहानी क्लियर है? तो इस मॉडल को, जे थॉमसन के मॉडल को, वो नाम दिए वाटरमेलन मॉडल। क्या नाम दिए? वाटरमेलन मॉडल नाम दिए इसको, या इसी को एक नंबर इसको ये बोल दिए। दूसरा में इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है, या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ढेर सारे नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन के मॉडल को हम लोग वाटरमेलन के मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब तरबूज से इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे तरबूज का लाल वाला हिस्सा हो गया और उसमें जो सीड्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। कहानी क्लियर? तो ये जे थॉमसन का सिंपलेस्ट मॉडल है। ठीक है, डाल्टन तो ये बात नहीं कहते। डाल्टन कहते हैं कि ये एटम है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। जो दुनिया में हर चीज बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है, और एटम चूंकि सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो गया तो पता चला नहीं, एटम के अंदर और भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो अगर वो है तो आखिर किस प्रकार से अरेंज है? तो सर जे थॉमसन इस बारे में बताया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस प्रकार से अरेंज है ताकि एटम एज अ होल क्या हो जाए? बोलो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। और ये क्या पूरा, ये जो अंदर का सारा व्हाइट वाला हिस्सा, फॉर एग्जांपल हम लोग मान ले, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों। तो ये मॉडल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि जैसे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो ये मॉडल गलत साबित हो गया। ठीक है, हालांकि ये मॉडल फिर भी बहुत अपने जमाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे समझना चालू कर दिए कि एटम के अंदर ऐसा ऐसा काम हो सकता है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज हो सकता है। लेकिन जैसे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये मॉडल गलत साबित हो गया। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझो, ये जे थॉमसन का मॉडल था, इसको ध्यान से उतार लेना है।
स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड मॉडल यानी कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर, ठीक है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, यहां पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अल्फा पार्टिकल क्या है, तो जो हीलियम एटम होता है ना, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितना है, तो बोलेंगे सर 2 है। इसके पास प्रोटॉन कितना है बच्चा, तो 2 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। और न्यूट्रॉन कितना है, तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन आता है, ठीक। सुनना, अब इसके अंदर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो क्या बचेगा, हीलियम 2+, एटॉमिक नंबर तो अभी भी 2 रहेगा, यानी कि प्रोटॉन का संख्या 2 है और मास नंबर अभी भी 4 रहेगा। इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना, 2 है। इलेक्ट्रॉन का संख्या अब 0 हो गया और न्यूट्रॉन का संख्या अभी भी 2 है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। कहानी समझ में आया। तो इसी अल्फा पार्टिकल, जो कि एक हेवी पार्टिकल है ना, क्योंकि देखो इसके अंदर मास है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर मास है, यानी कि 4 AMU इसका मास है। इसका मास क्या है, इसका मास हो गया, अगर एक न्यूट्रॉन की बात करें, एक हीलियम आयन की बात करें, तो 4 AMU इसका मास हो गया, ठीक है। चलो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, तो ताकि हमें इस मॉडल के बारे में, मतलब टोटल कहानी के बारे में थोड़ा सा फील आए, ठीक है। इसको नोट कर लेना है, अल्फा पार्टिकल क्या है, आगे हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो इसको ही मिटाते हैं ताकि मेरे पास जगह स्पेस हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो ध्यान से, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग कहानी समझते हैं। देखो जे थॉमसन का मॉडल था, अच्छा खासा चल रहा था कि पूरा का पूरा एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, जस्ट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन, ठीक है। ये मॉडल चल रहा था। तो एक दिन रदरफोर्ड के लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर, एक्सरे के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या बात देखी गई वहां पर, समझना। बोलेंगे ये मॉडल किसका है, तो बोलेंगे सर ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। जब भी हम ऐसे बनाए तो समझ जाना ये किसका मॉडल है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। ये पूरा का पूरा एटम स्फीयर है जो कि पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार से एम्बेडेड है, जस्ट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। तो सुनना बच्चों, देखो हुआ क्या। बोलेंगे डाल्टन तो ये कह के गए थे ना कि दुनिया में कोई भी चीज एटम से बना हुआ है। इसका मतलब अगर हम रदरफोर्ड फॉर एग्जांपल अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, गोल्ड फॉइल लिए थे। क्या लिए थे, गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड का जो फॉइल है, मतलब पतला परत है, वो भी एटम से बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गोल्ड फॉइल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना करके हम एक एटम को ही ले रहे हैं, ठीक है, समझना। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, मान लो ये गोल्ड फॉइल है तो उसके अंदर एक एटम होगा, ठीक। उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाए। क्या करवाए बोलो, अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवा रहे थे। कौन, रदरफोर्ड और उसके जो टीम मेंबर्स थे। तो देखो हुआ क्या। बोलेंगे अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन है। जब अल्फा पार्टिकल इस एटम पे स्ट्राइक किया तो बोलो क्या होना चाहिए था। अगर ये मॉडल है किसका, ये मॉडल तो अभी किसका है, जे थॉमसन का ही मॉडल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस समय तक लोग का क्या विश्वास था कि एटम जस्ट लाइक इसी प्रकार है जैसा जे थॉमसन बताए थे। जे थॉमसन क्या बताए थे कि एटम के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एम्बेडेड है। तो इसी मॉडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, क्योंकि तब तक लोगों का बिलीव क्या था कि एटम इस प्रकार से है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार से अरेंज है। तो उसी को मान के चल रहे थे हम लोग, ठीक है, साइंटिस्ट लोग। तो यहां से अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा था, जो कि क्या है, हीलियम आयन है, He2+ आयन है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान समझना, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे हीलियम आयन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो बोलो बच्चों क्या होना चाहिए। तो बोलेंगे सर चूंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये एटम टोटली, जैसे यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ये टकराता तो बोलो क्या होना चाहिए था, ये डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमको मालूम है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कभी भी अट्रैक्ट ना होता है, क्या होता है, दोनों दूर भाग जाता है। तो एटम चूंकि पूरा का पूरा क्या है बोलो, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। तो पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव चार्ज से है तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बोलो बच्चों क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, देखो ध्यान से। जो ऑब्जर्वेशन देखा गया रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, क्या देखा गया कि 99% अल्फा पार्टिकल्स जो था ना वो स्ट्रेट पास कर गया। क्या हुआ बोलो बच्चों, स्ट्रेट पास कर गया, मतलब सीधा सीधी पास कर गया। देखो ध्यान से समझना, अभी हम पूरी क्लियर कर देंगे चीज को। बोलेंगे ये गोल्ड फॉइल लिए थे रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में, हम लोग जानते हैं बच्चों क्या लिए थे, गोल्ड का फॉइल लिए थे। जैसे सिल्वर का फॉइल होता है ना, किसी मिठाई उठाई के ऊपर लगता है, उसी प्रकार गोल्ड का फॉइल, बहुत पतला फॉइल लिए थे। उसके ऊपर वो ना अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करा रहे थे, अल्फा पार्टिकल को उसके ऊपर भेज रहे थे, ताकि वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे अल्फा पार्टिकल के ऊपर, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो उस समय तक उनका बिलीफ ये था, या लोगों का बिलीफ ये था कि एटम जस्ट प्रकार इसी प्रकार से अरेंज है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा, नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से। तो एटम तभी तक यही बिलीफ था, क्योंकि जे थॉमसन का मॉडल तब तक अच्छा खासा चल रहा था। तो जैसे एटम के ऊपर, और गोल्ड फॉइल चूंकि बना हुआ किसका हुआ है, एटम का बना हुआ है, तो जैसे गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए, तो होना चाहिए था ये कि सारा का सारा यहां से डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या देखा गया कि 99% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गया। कैसे पास कर गया बोलो, स्ट्रेट पास कर गया। तो इससे बहुत बड़ा, उस समय में जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रदरफोर्ड और उसके टीम मेंबर्स, बहुत बड़ा झटका लगा। क्या झटका लगा, क्योंकि जे थॉमसन का मॉडल तो तब तक सही था ना, जब जे थॉमसन का मॉडल तब तक सही था, और अगर जे थॉमसन का मॉडल सही था तो ये अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी कैसे पास कर गया, उसको तो डिफ्लेक्शन करना चाहिए था ना। पॉजिटिव चार्ज मान लो आ रहा है और सामने भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो क्या ये जाके इसमें टकराएगा या इससे बाहर होगा, बोलेंगे नहीं, ये दोनों तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। और अल्फा पार्टिकल भी हेवी पार्टिकल है ना, इसका मास बहुत अच्छा है, तो ये जैसे टकराता पीछे आ जाता, लेकिन सीधा सीधी पास कर गया। तो जैसे सीधा सीधी पास किया तो साइंटिस्ट लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर जे थॉमसन का मॉडल तो सही चल रहा था, आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी पास कर जाता है। और कैसे पता चला कि अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी पास करता है, तो वो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाए थे पीछे। तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, जैसे कैथोड रे वाले में हम लोग पढ़े थे, जैसे जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो बोलेंगे यहाँ पर ग्लो करने लगा था स्क्रीन हमारा। तो इससे ये पता चल गया था कि अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया। बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो अराउंड, मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर के इर्द गिर्द जो टकराया वो डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर पे जाके टकराया था वो अपने पाथ पे रिट्रैक्ट हो गया, मतलब बाउंस बैक हो गया। तो जैसे ये चीज देखा गया अचानक से, देखो थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल अच्छा खासा चल रहा था, एटम का बिलीव, लोगों का बिलीव उसी एटम पर था। लेकिन एक दिन जैसे रदरफोर्ड के लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये चीज पाया गया उस दिन। तो अचानक से बहुत बड़ा, तो जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा तहलका मच गया कि आखिर ये क्या हो गया। क्योंकि अगर ये जे थॉमसन का मॉडल में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि सभी लोग तभी तक विश्वास कर रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल यहां से जैसे टकराता, कहीं भी सेंटर पे क्यों, यहां भी टकराता तो वो पीछे भाग जाता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और एटम भी पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी पास कर गया। तो जैसे सीधा सीधी पास कर गया, तब साइंटिस्ट लोग के दिमाग में ये बात आया कि हो ना हो जे थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां होंगी, जो कि अभी तक पता नहीं चला था। उस दिन ये बात पता चलने वाला था कि जे थॉमसन के मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के इर्द गिर्द टकराया वो डिफ्लेक्ट किया स्मॉल एंगल से, और जो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर पे जाके टकराया वो बाउंस बैक हो गया अपने पाथ पे। तो वहां से रदरफोर्ड और उसके साइंटिस्ट के जो टीम मेंबर्स थे वो ये दिमाग लगाए कि इसका मतलब ये जो एटम का के अंदर जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में कुछ कमियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पूरा नहीं हो सकता है, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा और बाकी का सारा ये जो जगह है एटम के अंदर वो खाली रहा होगा। ये कहना उस समय के वो जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, ये ऐसा सोचे कि मतलब 99% जब अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी पास कर गया, इसका मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज यहां पे नहीं मिला होगा, और चूंकि सेंटर पे जाके डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब सेंटर पे रहा होगा। कहानी क्लियर है। तब जाके रदरफोर्ड अपना एक मॉडल दिए जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग कहेंगे। कहानी से समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो जे थॉमसन का भी अभी हम लोग मॉडल समझे। तो जे थॉमसन के मॉडल में हम लोग ज़्यादा कुछ लिखे नहीं कहानी, क्योंकि हम बच्चों पहले बोल चुके हैं कि जो हम लोग हमारा जो लेक्चर चल रहा है इसमें हम ज़्यादा थ्योरी लिखेंगे नहीं, कहानी को समझेंगे। फिर जब न्यूमेरिकल पोर्सन आएगा तो वहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। तो जे थॉमसन के मॉडल में अगर लिखने का मन हो तो वहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों ये बात कि एटम
स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से इंबेडेड है जस्ट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन, है ना। तो 2 लाइन वहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, negative charge electron is embedded in such a manner that atom as a whole becomes electrically neutral। दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। जे थॉमसन के मॉडल में बच्चे अगर थ्योरी लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, पॉइंट नंबर 1। दूसरा नंबर पॉइंट ये क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन सच अ मैनर दैट एटम एज अ होल बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये 3 बात वहां पे हम लोग लिख लेंगे जे थॉमसन के मॉडल में, ठीक। तो जे थॉमसन का मॉडल अच्छा खासा चल रहा था, लोगों का बिलीफ उस मॉडल पे था, लेकिन जैसे रदरफोर्ड के लैबोरेटरी में लैब में अल्फा पार्टिकल के ऊपर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो ये कहानी नजर आई, ठीक है। तो इसको एक बार हम दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको वापस से हम यहाँ पे फिर से नोट करेंगे, ठीक है, तब अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, हुआ क्या रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, देखो उस मॉडल को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया उसको लिखेंगे और फिर क्या कंक्लूजन निकला उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अल्फा, ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो देखो हुआ क्या, एक गोल्ड का फॉइल लिया गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है जिसको हम लोग लेड का बॉक्स बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, तो बोलेंगे सर इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है और ये बॉक्स हमारा लेड का बॉक्स है, ठीक है। इससे क्या निकल रहा है, तो बोलेंगे सर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल। और ये हमारा क्या है, गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड का क्या है, फॉइल है, ठीक। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, किसका, रदरफोर्ड का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लगाए थे, बहुत बड़ा ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाए थे। क्या लगाए थे, जिंक सल्फाइड का ZnS स्क्रीन लगाए थे, ताकि जो भी चीज होता है यहाँ स्पॉट दिखता, ग्लो करता तो पता चलता इससे कहानी, ठीक है। तो देखो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला ना, और ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, तो इस किससे बना हुआ है, तो डाल्टन तो कह के गए हैं कि दुनिया में कुछ भी अगर है तो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। इसका मतलब इस गोल्ड फॉइल के अंदर सारा का सारा एटम प्रेजेंट है, मतलब ये गोल्ड फॉइल का, इसमें गोल्ड का एटम होगा, ठीक। तो देखो हुआ क्या, ये गोल्ड फॉइल है, इसके अंदर गोल्ड का एटम है। तो अल्फा पार्टिकल जैसे इससे निकला तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या देखा गया ना, 99.99% अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधा सीधी पास कर गया, ठीक। तो पास किया तो कैसे पता चला, तो बोलेंगे वो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे जाके यहाँ पे टकराया और यहाँ पे ग्लो किया ये स्क्रीन, तो पता चला कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल इससे सीधा पास कर गया। अब सुनना कहानी, ये क्या, देखो बहुत बड़ा हम नहीं बनाया, गोल्ड फॉइल छोटा ही बना है, ठीक। गोल्ड फॉइल हम क्या बना है, छोटा बना है। चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हो, बुक में क्या करता है, बुक में देखो ऐसा डायग्राम बनाता है, एक पतला सा स्ट्रिप ले लिया है, इसमें इस तरह करके एटम दिया है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, मतलब उस स्ट्रक्चर को यहाँ भी समझ सकते हैं हम लोग, या ऐसे जो बना लिए ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये गोल्ड का फॉइल है, बहुत पतला सा परत है, उसके ऊपर हम क्या करा रहे हैं, बोलो अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवा रहे हैं। ये क्या है हमारा, बोलो बच्चों, अल्फा पार्टिकल है। जो अल्फा पार्टिकल क्या था, He2+ आयन था, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, हम लोग सही बच्चे जानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब सुनना, डाल्टन के हिसाब से दुनिया में कोई भी चीज किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, इसका मतलब गोल्ड फॉइल भी पूरा का पूरा एटम से बना हुआ है, ठीक। अब जे थॉमसन ये कह के गए डाल्टन के बाद कि एटम अगर है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, और निगेटिव चार्ज क्या है, बोलो, जस्ट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन, ये हमारा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो सुनना, डाल्टन का है कि दुनिया में कोई भी चीज एटम से बना हो, इसका मतलब ये गोल्ड फॉइल के अंदर जहां जहां तुमको नजर आ रहा है, ये क्या है, गोल्ड का एटम है, ठीक। और एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किए जे थॉमसन कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो सुनना, अब हुआ क्या, जैसे अल्फा पार्टिकल यहां से गया, इससे पहले जिस दिन रदरफोर्ड के लैब में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा, उससे पहले दुनिया में सभी लोगों का बिलीफ इसी के ऊपर था कि एटम का अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक किया तो होना क्या चाहिए था, बोलो, अगर ये एटम से बना हुआ है, कोई भी चीज एटम से बना हुआ है, एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद क्या होना चाहिए था, बोलो, सीधा
इसे डिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए था। एक भी अल्फा पार्टिकल क्या सीधा सीधी पास कर सकता है क्या? बोलेंगे नहीं, जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ इस सीट पर टकराता, गोल्ड के सीट पर, वो बाउंस बैक हो जाना चाहिए था, डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और ये एटम भी पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होना चाहिए था? रिपल्सन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर 100 एक्सपेरिमेंट किए, 100 बार अल्फा पार्टिकल को भेजे, उसमें 99 अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया। तो देखो बच्चों, कितना बड़ा उस दिन झटका लगा होगा लोगों को। क्योंकि देखो समझो, मान लो कोई ऐसा चीज है जिसके ऊपर तुम्हारा बिलीफ बहुत पक्का है, तुम किसी चीज को सदियों से मानते हुए आ रहे हो, ठीक है, लेकिन अचानक से पता चला कि नहीं उसमें कुछ गलती है, तो सोचो कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो तुम मैथ सॉल्व करते हो, ठीक है, मैथ में कोई क्वेश्चन मान लो क्लास में पढ़ाया गया, तुम उसी पे सारा सवाल बना रहे थे आज बहुत सालों से, ठीक है, जैसे परसेंटेज है या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल है, उसको तुम सॉल्व कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को मान के। लेकिन पता चला कि कुछ ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आ गया जिसमें वो नियम ही गलत साबित हो जा रहा है, मतलब वो परसेंटेज टॉपिक का पूरा नियम ही गलत साबित हो जा रहा है। तो जरा सोचो क्या हाल होगा। जिसको सभी लोग अभी तक सही मान के बना रहे थे, अचानक उसमें गलती आ गया कि मतलब नहीं, वो पूरा मेथड ही गलती होगा, तो जरा सोचो क्या हाल होगा। उसी प्रकार जब एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, तो डिफ्लेक्शन ना हो करके सारा का सारा मतलब 100 में से 99 अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी पास कर गया। तो इससे बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि आगे का कुछ पता हो रही है किसी को, ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक्सपेरिमेंट का एक दौर था कि जे थॉमसन बोले कि एटम के अंदर ऐसा है, यही लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जैसे पता चला कि अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी पास कर गया, तो क्या पता चला कि नहीं, जे थॉमसन के मॉडल में अब कुछ ना कुछ कमियां है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज किसी एक पार्टिकुलर हिस्सा में प्रेजेंट हो सकता है। कहानी समझ में आया? तो देखो और भी एक्सपेरिमेंट हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल मान लो एटम के सेंटर पर टकराया होगा, वो थोड़े से एंगल के साथ सेंटर या सेंटर से थोड़ा दूर वो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट किया, जो कि पीछे जा करके गोल्ड फॉइल इस पे जिंक सल्फाइड के स्किन पे यहाँ टकराया होगा। जो अल्फा पार्टिकल सेंटर पे टकराया होगा वो रिट्रैक्ट बैक हुआ होगा, मतलब बाउंस बैक हो गया होगा। तो ये घटना देखी गई उस दिन रदरफोर्ड के लैब में। तो जैसे ये ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या था कि वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया? 1 in 20,000 मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंका गया तो उसमें एक बाउंस बैक कर गया, मतलब अपने रास्ते पे लौट गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन देखने के बाद रदरफोर्ड के दिमाग में एक बात आई, क्या कि नहीं, जे थॉमसन के मॉडल में 100% कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कि मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा अंदर हो ही नहीं सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा? तो इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो इस मॉडल का जो ऑब्जर्वेशन हुआ, जो चीज देखा गया, उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्या क्या है। और बच्चों आई होप समझ में आ रहा होगा चीज, मन से समझेंगे इसको। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, ये लेड का बॉक्स है ना, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसको लिख लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के, और उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। तो देखो इसका सबसे पहले ना ऑब्जर्वेशन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, बोलो, ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि क्या क्या रदरफोर्ड के लैब में उस दिन ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 सिंपल है, चाहे 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 3 में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ऑब्जर्वेशन यह क्या देखा गया? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मान लो 99.9% पास्ट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या देखा गया? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स were deflected back. Some of the alpha particles were deflected by small angles, ठीक। तीसरा पॉइंट ये देखा गया, very few alpha particle 1 in 20,000 were deflected back to their
ओरिजिनल पाथ। ठीक है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं बच्चों, नीचे तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ आ रहा है, क्लियर है सब कुछ। देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99.9% पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। किसके अंदर से पास कर रहा था? वो एटम के अंदर से। कहानी क्लियर है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट कर गया, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 20,000 में एक अपने ओरिजिनल पाथ पे बाउंस बैक कर गया। तो ये जैसे घटना, ये 3 बात जैसे वहां पे नजर आया साइंटिस्ट लोगों को, तो बहुत बड़ा वहां पर एक क्या बोलते हैं, होता है ना कि झटका लगा, है ना, बहुत बड़ा वहां पे उस दिन एक झटका सा लगा कि आखिर ये हो कैसे सकता है। जब जे थॉमसन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, तो अल्फा पार्टिकल सारा का सारा अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना चाहिए था ना, डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। तो कुछ किया, 99% अल्फा पार्टिकल स्टेट कैसे पास कर गया। ठीक है, तो ये बात लिखने के बाद हम लोग वही मॉडल को बना लेते हैं एक बार, एक एटम को लेकर के, है ना। देखो ध्यान से, अभी तो हम लोग गोल्ड फॉइल वाला बनाए थे ढेर सारा, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस बात को लिख लेना बच्चों। उसके बाद हम एक एटम को लेते हैं, क्योंकि देखो अभी जो हम लोग से पहले वाला डायग्राम बनाए थे तो उसमें क्या देखे थे कि ढेर सारा वहाँ एटम था, तो हो सकता है बच्चों कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर एटम को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या पकड़ लेते हैं, किसी एक एटम को पकड़ लेते हैं। ये मॉडल किसका है, तो बोलेंगे सर ये अभी जे थॉमसन का मॉडल है। किसका मॉडल है? ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ किसके ऊपर हुआ? एटम के ऊपर हुआ। ये एटम अभी तक किसके हिसाब से चल रहा था? तो जे थॉमसन के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि वही मॉडल ना तभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अभी रदरफोर्ड का मॉडल आया कहां है? वो तो रदरफोर्ड इस ऑब्जर्वेशन को वॉच करके फिर अपना कुछ कंक्लूजन देंगे, उसके बाद अपना मॉडल प्रस्तुत करेंगे। तो अभी तक किसका मॉडल चल रहा था? जे थॉमसन का। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है और निगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे एम्बेडेड है। ठीक, तो सुनना, जैसे अल्फा पार्टिकल आया तो 99.99 अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गया। देखो अब हम एक पार्टिकुलर एटम को लेके समझ रहे हैं, तभी तो हम लोग ढेर सारा एटम वहां पे बनाए थे। ठीक है, और ये क्या है, पीछे पूरा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा हुआ है बच्चों। ये काहे लगाया गया? इसलिए लगाया, जरा सोचो ना कि ये जो सीधा पास किया, क्या अल्फा पार्टिकल हमको दिखने वाला था? तो बोलेंगे नहीं, जैसे जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे टकराया तब ग्लो हुआ, तब हमको पता चला कि हाँ सीधा पास किया है एटम से। कहानी स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? 99.99% अल्फा पार्टिकल सीधा पास किया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के इर्द गिर्द टकराया वो हमारा स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया, और वेरी फ्यू 1 in 20,000 जो सेंटर के पास टकराया होगा वो हमारा बाउंस बैक कर गया। तो ये सभी बातें ऑब्जर्वेशन किया गया, मतलब ऑब्जर्व किया गया रदरफोर्ड के द्वारा और उनके टीम मेंबर्स के द्वारा। तो जैसे ये चीज देखा गया तब कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। क्या? कि अगर अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं हो सकता है, और जो चूंकि सेंटर और सेंटर के इर्द गिर्द वाला ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे में नहीं होके कैसा हो सकता है, सेंटर पे हो सकता है। मतलब वो छोटे एरिया में हो सकता है, वो छोटे वॉल्यूम में हो सकता है। क्यों? अगर छोटे वॉल्यूम में रहेगा पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो चूंकि बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से हिस्सा में, वो भी सेंटर के पास, और बाकी का पूरा का सारा एटम कैसा है बोलो? हॉलो है, क्योंकि इससे पास कर रहा है अल्फा पार्टिकल। कहानी समझ में आया? तो ये जे थॉमसन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल एटम के ऊपर, उनके मॉडल के एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन हम लोग लिखे थे उस चीज को लिखा गया, और फाइनली इसके ऊपर अपना कंक्लूजन दिए कौन? रदरफोर्ड। तो देखो इसको बना लेना है बच्चों। ये किसका मॉडल था? जे थॉमसन का मॉडल था, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ अल्फा पार्टिकल के द्वारा। ये जो स्ट्राइक किया गया ये क्या है? हमारा अल्फा पार्टिकल है, जिसको एक बार शुरू में भी हम लोग बनाए थे सबसे पहले। ठीक है ना, लास्ट में फिर एक बार हम समझा दिए ताकि बच्चों कंफ्यूजन कहीं ना रहे। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आधा एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसमें आधा एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग को पूरा थ्योरेटिकल वे से समझना है, उसके बाद आधे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, तो लेकिन पूरे चैप्टर को मन से समझना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना रदरफोर्ड अपना कुछ कंक्लूजन दिए। कंक्लूजन क्या दिए? पॉइंट नंबर 1, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्टेट देयरफॉर मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty। देखो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से वो कंक्लूजन दिए, क्योंकि 99.99% अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया था, इससे वो ये दिमाग लगाए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या था? कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर
deflected by small angles और very few of the alpha particle were bounced back to their original path। तो इस दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से वो क्या कंक्लूजन निकाले कि पॉजिटिव चार्ज is present in a very small region। Positive charge is present in a very small region known as nucleus। ध्यान से समझना, पहला पॉइंट ये देखा गया कि चूंकि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी पास कर गया तो इसका मतलब एटम क्या है, हॉलो स्फेयर है। क्या है, हॉलो स्फेयर है, स्पेस उसके अंदर का खाली है। और चूंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के पास टकराया वो पीछे लौट गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम नोन एज न्यूक्लियस। ठीक, तो तीसरा बात अब ये पूछा गया उनसे रदरफोर्ड से कि अब इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ है। तो रदरफोर्ड तीसरा बात क्या कहे कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके बाहर है। क्या है बोलो, न्यूक्लियस के बाहर, मतलब एटम में न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है उस चीज को समझते हैं, ध्यान समझना। तो ये दो पॉइंट को लिखने हैं बच्चों, इसको हम मिटाते हैं, फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि जो अभी इलेक्ट्रॉन भी तो है एटम के अंदर, वो कैसे है, तो ध्यान से समझना। तो रदरफोर्ड बहुत सोचने के बाद ये बताए कि देखो ये न्यूक्लियस था। रदरफोर्ड बहुत सोचे कि पूरा का पूरा जब हम बोल रहे हैं खाली जगह है, रदरफोर्ड सोचे पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो वो कहे रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर किसी ऑर्बिट पर घूम रहा है। अब ध्यान से सुनना, वो रदरफोर्ड ये कैसे दिमाग लाया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेस्ट में क्यों नहीं हो सकता है। तो जरा समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है और बाहर अगर इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बोलो, अगर प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज है तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के साथ टकराएगा और जाके चिपक जाएगा। तो एटम ऐसे भी कोलैप्स कर जाएगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव जाकर के टकरा गया तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब एटम को कोलैप्स कर जाएगा। तो रदरफोर्ड बहुत सोचने समझने के बाद ये कहे कि पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। वो कहे कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ऑर्बिट पर घूम रहा है, रेस्ट में नहीं है। क्या है बोलो, ये रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। ऐसा कैसे सोचे रदरफोर्ड, क्योंकि अगर ये रेस्ट में होता तो जाके न्यूक्लियस से टकरा जाता। अगर ये घूम रहा होगा तो इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो बोलेंगे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा किसी सर्कुलर पाथ पर तो बाहर की तरफ इसमें एक फोर्स लगेगा जो कि इस एटम को बैलेंस करके रखा होगा। कहानी समझ में आ रहा है। जैसे मौत का कुआं होता है बच्चों, उस पर गाड़ी घूमता है तो क्या उस टाइम गिरता है, लेकिन अगर वो रेस्ट पे रहे तो क्या रह पाएगा, नहीं, गिर जाएगा। तो अगर वो घूम रहा होगा तो इसका मतलब उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वही फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यानी कि रदरफोर्ड के हिसाब से तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। इसका मतलब वो रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड बताया यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको बना लेना है और थर्ड कंक्लूजन लिख लेते हैं रदरफोर्ड का। ये कंक्लूजन कहाँ से रदरफोर्ड बोले, वो जो ऑब्जर्वेशन किए जे थॉमसन के मॉडल में, उसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन दिए। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे रदरफोर्ड के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus in a circular path। देखो रदरफोर्ड बहुत दिमाग लगाए कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रह जाए ना तो फिर वो जाके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा, तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। तो देखो फाइनली यहाँ पर हम एक मॉडल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो कि जे थॉमसन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है बहुत स्मॉल रीजन में, बहुत छोटे से हिस्से में। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर सर्कुलर ऑर्बिट पर रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बोलो, रोटेट कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। क्या है बोलो, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है बच्चों। तो समझ में आया, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। जे थॉमसन के हिसाब से मॉडल कैसा था बोलो बच्चों, जे थॉमसन के हिसाब से ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट था और निगेटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट था ताकि एटम हमारा न्यूट्रल हो सके।
ये जे थॉमसन का मॉडल था। किसका मॉडल था? तो बोलेंगे सर ये हमारा जे थॉमसन का मॉडल था। रदरफोर्ड का मॉडल और जे थॉमसन के मॉडल में अंतर समझो। डाल्टन के हिसाब से तो बोलेंगे एटम के अंदर कुछ था ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ तो पता चला नहीं एटम के अंदर और भी कुछ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जे थॉमसन पहले वो साइंटिस्ट थे जो कि इस टाइप का अरेंजमेंट दिए थे। उसके बाद जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो पता चला नहीं पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से हिस्से में सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला। इसका मतलब ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है बच्चों। ठीक है, सुनना एक चीज रदरफोर्ड और बताए, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का आविष्कार का जो क्रेडिट जाता है, मतलब न्यूक्लियस के बारे में जो बताए थे क्रेडिट किसको जाता है? तो बोलेंगे रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में बताए थे कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्ट है एटम का जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। अभी न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो जे थॉमसन भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से अपना मॉडल दिए, रदरफोर्ड भी अपना मॉडल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से दिए। ठीक है बच्चों, तो चलो रदरफोर्ड ये न्यूक्लियस का जो खोज किए थे, मतलब न्यूक्लियस के बारे में जो बताए थे, तो न्यूक्लियस बहुत छोटे से हिस्सा में, क्योंकि देखो जब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर जा रहा था, है ना, एकदम सेंटर पे भी टकरा रहा था लगभग, तो वो सीधा पास कर जा रहा था। इसका मतलब ये तो सोचने वाली बात थी ना कि आखिर जो प्रोटॉन्स है कितने छोटे रीजन में कन्फाइंड है, इसलिए वो न्यूक्लियस के बारे में कुछ कैलकुलेशन किए थे। देखो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और लिखेंगे। चौथा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं रदरफोर्ड के हिसाब से, ये जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस, ध्यान से समझो, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, यानी कि रेडियस अगर हम न्यूक्लियस की बात करें 10⁻⁻15 मीटर है, और रेडियस ऑफ एटम जो है वो कितना है 10⁻10 मीटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड चीज बताए थे। ठीक है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर से इस न्यूक्लियस का दूरी कितना 10⁻15 मीटर, और सेंटर से ये एटम का जो रेडियस है ना, ये आर एटम हो गया, तो ये वाला क्या हिस्सा, तो बोलेंगे सर आर न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस का रेडियस वो दिए 10⁻15 मीटर और एटम का रेडियस दिए 10⁻10 मीटर। तो यहां से हम लोग एक रेशियो अगर निकालें, रेडियस ऑफ एटम अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बच्चों, तो कितना आएगा 10⁻10 अपॉन में 10⁻15। बेस सेम है, इसको जब हम लोग घटाएंगे ऊपर ले जाकर के तो 10⁻5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि रेडियस ऑफ एटम 10⁻5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जरा समझो कि न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, जरा समझो। रेडियस एटम का 10⁻5 का मतलब क्या, 1 लाख, यानी कि न्यूक्लियस के रेडियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है एटम का रेडियस। कहानी समझ में आ रहा है? इतना छोटा रीजन में पॉजिटिव चार्ज कन्फाइंड है। इसका मतलब सारा का सारा क्या है बोलो, ये हॉलो स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज एकदम सेंटर पे कंसंट्रेट है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों बोलो, बाहर में ये घूम रहा है। कहानी क्लियर है? तो इस बात को भी ध्यान रख लेना है कि रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब एटम बोलो बच्चों क्या, स्फीयर है, तो स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम भी निकलेगा, तो अगला कैलकुलेशन हम लोग उसके ऊपर लिख लेते हैं। तो ये एक पॉइंट हम लोग लिख लिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम, इसको नोट कर लेना है बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक, अब देखो ध्यान से, हम लोग अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल चुके हैं और रेडियस ऑफ एटम निकाल चुके हैं, तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर सकते हैं? तो देखो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अगर न्यूक्लियस की बात की जाए, तो चूंकि स्फीयर है, स्फीयर का क्या होता है बोलो, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर एटम का ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसका होल क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का ले लेते हैं, उसका होल क्यूब। समझ में आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम स्फीयर का, जो कि एटम तो स्फीयर है, तो ये सारा कट गया यहाँ से, तो क्या बचा, रेडियस ऑफ एटम अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के कितना गुना था, तो बोलेंगे 10⁻5 गुना था, उसका पावर 3 यानी कि 10⁻15 टाइम्स है। इसका मतलब यहाँ से एक बात हमको समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ एटम 10⁻15 टाइम्स होगा वॉल्यूम न्यूक्लियस के। समझ में आया बच्चों? इस बात को ध्यान से यहाँ पे समझना है।
तो यहाँ ध्यान समझना, ये इसके बाद लिखे थे, फिर इसके बाद ये लिखे। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कितना गुना होगा, तो बोलेंगे 10⁻15 गुना होगा। ठीक है, आई होप बच्चों लेक्चर समझ में आया होगा। बार बार हम चीज़ को रिपीट किए हैं ताकि आपको ये चीज़ सारा याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज के बाद जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को समझे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज जस्ट लाइक सीड्स वाटरमेलन जैसा होता है वैसा अरेंज है। लेकिन जैसे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो देखा गया कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया। सीधा पास करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टकराने के बाद लौटना चाहिए था, लेकिन नहीं लौटा। इसका मतलब ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ये कंक्लूजन निकाले कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही नहीं सकता है। देखो एक दो एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन नहीं दिए होंगे रदरफोर्ड इतना, क्योंकि देखो किसी साइंटिस्ट को गलत साबित करना था तो उसके लिए रदरफोर्ड को ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा होगा ना। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब ये कंक्लूजन हमको रदरफोर्ड ला करके दिए थे। ठीक है, तो चलो रदरफोर्ड के बारे में हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, देखो ध्यान से, होगा क्या ना कि सबसे पहले डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़े, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार हो गया तो बोलेंगे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी फेल कर गया, तो जे थॉमसन का एटॉमिक थ्योरी आया। ठीक है, अब जे थॉमसन के एटॉमिक थ्योरी के ऊपर जैसे रिसर्च हुआ, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो वो भी थ्योरी फेल कर गया। अब ना रदरफोर्ड का भी जो मॉडल है ये बहुत दिन तक नहीं चला, मतलब चला अच्छा खासा चला, लेकिन अचानक से देखो क्या कमियां नजर आई रदरफोर्ड के मॉडल में, जो कि इनका भी मॉडल फेल कर गया। उसके बाद रदरफोर्ड के बाद हमारा फाइनली आता है नील बोहर का एटॉमिक मॉडल, जिसको हम लोग बहुत एक्सेप्टेड मॉडल मानते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां आई, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या कमियां थी उसको हम लोग को समझ लेते हैं कहानी। तो देखो मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में वो बहुत रिसर्च करते थे। ठीक है, तो मैक्सवेल के हिसाब से देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। देखो मैक्सवेल क्या कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी वो समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, when a charge particle is under acceleration, it continuously emit रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब एनर्जी। ध्यान सुनो, ये बहुत बड़ा बात कहे थे मैक्सवेल, है ना, और यही एक बात रदरफोर्ड के मॉडल को गलत कर दिया। समझना कहानी, मैक्सवेल क्या कहे, मैक्सवेल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो क्या कहे, जब कोई चार्ज पार्टिकल, क्या है बोलो, चार्ज पार्टिकल है, वो अगर एक्सेलरेशन में हो, है ना, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता है। ठीक है, ये नियम सिद्धांत सही नियम है ना, ये कहना जो है ये बिल्कुल सही है। तो देखो ये चीज कैसे फेल करता है रदरफोर्ड के मॉडल को, हाँ समझो, क्या कहे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, और वो चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करे। इमिट का मतलब लूज करना, इमिट का मतलब क्या हो गया, लूज करना, है ना, वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज करेगा, मतलब खोता जाएगा। समझ आ रहा है, ये बात मैक्सवेल कहे थे। तो जैसे मैक्सवेल कहे थे ये बात, इस बात को अगर हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे लगाएं तो देखो क्या गड़बड़ होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सवेल जैसे ये बात कहे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड का मॉडल क्या है बच्चों, तो बोलेंगे ये एटम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लोग घूम रहा है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है या चार्जलेस है, तो बोलेंगे बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं चार्ज पार्टिकल है। मिलिकन के हिसाब से इसके ऊपर चार्ज भी कैलकुलेट किए थे मिलिकन, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, माइनस का निगेटिव ऑफ 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज पार्टिकल है। और बोलो ये एक्सेलरेट कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो बोलेंगे सर अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो तुम ही बताओ इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है। तो बोलेंगे देखो स्पीड मान लेते हैं, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मान लो इसका इलेक्ट्रॉन का फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल की है माने है, ठीक है, मान लो इस 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो क्या इसका वेलोसिटी सेम है या
चेंज हो रहा है। तो बोलेंगे चूंकि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और हम लोग जानते हैं सर्कल पे वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे वेलोसिटी लग रहा है नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी लग रहा है इधर की तरफ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी लग रहा है इधर की तरफ, यानी कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी v जो है हमारा क्या हो रहा है बोलो, चेंज हो रहा है। अगर हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन बराबर v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, ये भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें है, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैक्सवेल के हिसाब से अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो बोलो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज करेगा। और ध्यान समझो, अगर ये चीज कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज कर रहा है तो क्या ये इसी ऑर्बिट पे क्या जिंदगी भर घूमता रह पाएगा? बोलेंगे नहीं घूम पाएगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझो, जैसे मौत के कुआं में एक गाड़ी घूमता है, ठीक है, उसका पेट्रोल अगर अचानक से खत्म हो जाए तो क्या उस जो दीवार है उस पर घूम पाएगा हमेशा के लिए? बोलेंगे जितना देर के लिए घुमा रहा था नहीं घूम पाएगा, क्योंकि जैसे पेट्रोल खत्म हुआ तो बाइक को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, तो धीरे 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 वो स्पाइरल पाथ पकड़ेगा और नीचे आ जाएगा। तो जस्ट वही घटना यहाँ पे हुई कि मैक्सवेल का कहना बिल्कुल सही था कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ध्यान समझो ये चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एनर्जी को लूज करेगा, मतलब खो जाएगा, इसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगा। तो जैसे खत्म होगा तो क्या इसी फिक्स ऑर्बिट पे घूम पाएगा सदा के लिए? बोलेंगे नहीं घूम पाएगा। तो क्या होगा कि स्पाइरल पाथ को पकड़ेगा और धीरे धीरे जाकर के इस न्यूक्लियस में जाकर के कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब एटम का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअली में होता है क्या? अगर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो दुनिया में जो हर चीज एटम से बना हुई है तो हम लोग जानते हैं ना, तो कैसे फिर एटम एग्जिस्ट करता? इसका मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी, बात को समझो। लेकिन देखो ध्यान से बच्चों, हम कल भी एक बात बोले थे कि बच्चों के दिमाग में ये बात आता है कि सर डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को पढ़े वो गलत हो गया, जे थॉमसन का मॉडल आया वो भी तुरंत गलत हो गया, रदरफोर्ड का इतना अच्छा मॉडल था वो भी गलत हो जाएगा, इसके बाद नील बोर का मॉडल आएगा वो भी गलत हो जाता है। मतलब सॉरी, नील बोर का मॉडल आता है वो बहुत हद तक चलता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जैसे आता है तो उसके अंदर भी कुछ कमियां नजर आती है नील बोर के मॉडल में, ठीक है। तो बोलेंगे जब सारा मॉडल आखिर गलत हो रहा है तो आखिर हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, आखिर इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तो बोलेंगे देखो बच्चों, अगर हमको रदरफोर्ड का मॉडल को समझना है तो इसके पहले हमको जे थॉमसन का मॉडल को समझ में आना चाहिए था, तभी तो हम एक्सपेरिमेंट को, अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट को जो था वो समझ पाए अच्छे से। क्योंकि 9th क्लास में तो बच्चों हम लोग पढ़े थे ना रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट को, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, वहाँ पे वो फील नहीं आता, बस हम लोग लाइन याद कर लेते हैं कि 99% अल्फा पार्टिकल पास स्टेट पास कर जाता है, सम ऑफ देम वे आर डिफ्लेक्टेड बैक, ये सब बात को हम लोग बस पढ़ लेते हैं, लेकिन वो फील नहीं आता है। उसी प्रकार इसके बाद अगर नील बोहर के मॉडल को समझना है तो उसके लिए हमको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या बात कहा गया था और क्या कमियां थी। तो रदरफोर्ड का मॉडल अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन मैक्सवेल जैसे एक बात कह दिए तो कहानी सारा गड़बड़ हो गया, है ना। तो लिमिटेशन क्या हुआ रदरफोर्ड के थ्योरी का कि रदरफोर्ड ना एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए कि एटम आखिर स्टेबल कैसे है, क्योंकि मैक्सवेल जो कहे वो बात सही था और रदरफोर्ड के हिसाब से भी कहना सही था तब तक, लेकिन आखिर जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर देगा तो ये स्पाइरल को पाथ को पकड़ेगा और जाके कोलैप्स कर जाएगा, तो एटम तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो रदरफोर्ड इसी बात को नहीं समझा पाए। तो पहला लिमिटेशन हम रदरफोर्ड का क्या समझेंगे, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा बात ये भी होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब एटम का स्पेक्ट्रम होता है, वो डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है, लेकिन रदरफोर्ड इसको नहीं समझा पाए। रदरफोर्ड के थ्योरी के हिसाब से एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होता है, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आता था। तो ये दो बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, इसलिए इनका मॉडल फेल कर गया। तो नील बोहर का मॉडल इसके बाद आता है जो कि बहुत अच्छा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो थ्योरी इसमें लिख लेना है रदरफोर्ड की लिमिटेशन के बारे में। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और रदरफोर्ड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस बट इन एक्चुअल एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। कहानी क्लियर है? तो ये करके अपने लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं यहीं पर। कल हम लोग नील बोहर के मॉडल को समझेंगे। कहानी समझ में आई बच्चों? थैंक यू।